हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी यूनिट 4 है उसके एमसीक्यूज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ और इस वीडियो में अब हम 4th यूनिट जो है उसके जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको देखने वाले हैं। यूनिट 4 है हमारी कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन और कोशिका संकेतन यानी सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे एमसीक्यूज हैं देखते हैं किस टाइप्स के दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा डीएनए प्रतिकृतिकरण निम्न में होता है। जो हमारा सेल साइकिल होता है एक तो उसमें से डीएनए का जो हमारा प्रतिकृतिकरण है यानी डीएनए की जो कॉपी बनती है वो कहाँ बनती है? वो बनती है हमारी एस प्रावस्था के अंदर, सिंथेसिस फेज के। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है सजातीय गुणसूत्रों के युग्मन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो समजातीय गुणसूत्र का युग्मन होता है उसको हम जानते हैं सूत्र युग्मन के नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है बहुगुणन में कोलचिसीन प्रेरण द्वारा समसूत्री विभाजन का कौन सा पहलू प्रभावित होता है? तो जो धुरी निर्माण होता है, ठीक है, यानी स्पिंडल फॉर्मेशन, ये प्रभावित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। देन पूछा है समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन निम्न में से किसमें देखा जा सकता है? तो ये हम देख सकते हैं आसानी से, जो जाइगोटीन हमारी स्टेज होती है इसमें। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है एक जनन कोशिका के कोशिका चक्र में होते हैं। एक जनन कोशिका जो होती है उसके कोशिका चक्र में हमारे एक न्यूनीकरण विभाजन के बाद एक समसूत्री विभाजन जो होता है वो पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कोशिका विभाजन के दौरान कभी कभी सहोदर अर्ध गुणसूत्र का पृथक्करण विफल हो जाता है। इस घटना को कहते हैं, इस घटना को बोलते हैं हम एवियोजन। इसको आप याद रखना। देन दिया गया है कि कोशिका चक्र में डीएनए संश्लेषण किस दौरान होता है? जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो होता है हमारा एस प्रावस्था में, ठीक है, सिंथेसिस फेज में। G1 जो होता है यानी कि ग्रोथ 1 फेज, इसमें क्या होता है डीएनए बनाने के लिए जो हमारे कंपोनेंट चाहिए होते हैं उनका निर्माण होता है, लेकिन डीएनए का जो हमारा प्रतिकृतिकरण है वो इस फेज में नहीं होता है, ये होता है हमारा एस प्रावस्था में, ठीक है। देन दिया गया है मध्यावस्था समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? भूमध्य रेखा पर पंक्तिबद्ध होते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा पर ये पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है एक कोशिका हर मिनट में विभाजित होती है। विभाजन की इस दर से यह 100 मिलीमीटर लीटर का बीकर 1 घंटे में भर सकता है। 50 मिलीलीटर के बीकर को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा समय आएगा 59 मिनट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि यदि उत्पादित शुक्राणुओं की कुल संख्या 32 है तो कितनी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ है? कितनी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ होगा? तो ये हुआ होगा 8 कोशिकाओं में। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान परिणाम स्वरूप बनने वाली संतति कोशिकाएं जो जनक कोशिका होती है यानी पेरेंटल सेल उसके समान नहीं होती है। क्योंकि इसके समान इसलिए नहीं होती है, जीन विनिमय ओवर होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें और जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। इसलिए जो हमारी अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिका बनती है वो जनक कोशिका के समान नहीं होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किएज़्मा कहाँ देखे जाते हैं? जो किएज़्मा होते हैं ये देखते हैं हम डिप्लोटीन फेज में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है एक कोशिका से 128 कोशिकाएं बनाने के लिए आवश्यक समसूत्री विभाजनों की संख्या है। समसूत्री विभाजनों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? तो ये होनी चाहिए हमारी 7। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि पूर्वावस्था फर्स्ट के किस चरण के दौरान जीन विनिमय ओवर होता है? तो ये जो होता है हमारा ये किस में पाया जाता है? पैकेटीन में, ठीक है। पैकेटीन जो हमारी होती है अवस्था उसमें हमारा क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो
पाया जाता है, यानी जीन विनियमन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस फेज में पाया जाता है। तो प्रोफेज फर्स्ट के हमारे ये पाया जाता है पैकेटीन फेज में। देन पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प समसूत्री विभाजन के दौरान घटनाओं का सही क्रम दर्शाता है। तो घटनाओं का सही क्रम दर्शाता है संघनन, नाभिकीय झिल्ली वियोजन, भूमध्य रेखा पर व्यवस्था और केंद्रक के विभाजन। देन होगा कोशिका का पृथक्करण और अंतिम अवस्था। यही हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन दिया गया है कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन वर्गीकरण तंत्र है जो जंतु कोशिका के उचित समसूत्री विभाजन के लिए आवश्यक है। यदि मानव कोशिका में एपीसी दोषपूर्ण है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है। तो संभावना रहती है कि गुणसूत्र जो है वो पृथक नहीं होंगे यदि कोई मानव कोशिका एपीसी से दोषपूर्ण है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि धुरी तंतु जुड़ते हैं। आप सभी ने जो सेल का डायग्राम देखा होगा, ठीक है, तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स देखे होंगे। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो किससे जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं गुणसूत्र के काइनेटोकोर से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि दैहिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के दौरान निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पाई जाती है सूत्र युग्मन। ऑप्शन बी करेक्ट है, समसूत्री विभाजन के दौरान। देन पूछा है कि समसूत्री विभाजन के दौरान मध्यावस्था के दौरान धुरी तंतु गुणसूत्र से जुड़ते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं, गुणसूत्र बिंदु, गतिरंध्र और गुणसूत्र बिंदु से सटे क्षेत्र से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि समसूत्री विभाजन के संबंध में सही विकल्प चुने। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र सूत्र बिंदु भूमध्य रेखा की ओर गति करते हैं और मध्यावस्था में यानी मेटाफेज में भूमध्य रेखीय पट्टिका के साथ संरेखित हो जाते हैं। ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है, मेटाफेज में गुणसूत्र अपने द्वारा धुरी तंतु से जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं धुरी तंतु से किसके द्वारा, गति बिंदु के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, यानी काइनेटोकोर्स के द्वारा। उसके बाद पूछा गया है कि समसूत्री विभाजन के दौरान ईआर और केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं। तो किस अवस्था में ये लुप्त होने लगते हैं, प्रारंभिक पूर्वावस्था में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है, यदि आपको अपनी कक्षा में प्याज की जड़ के सिरे दिए जाएं और गुणसूत्र की गिनती करने के लिए कहा जाए तो निम्न में से किस अवस्था को आप सबसे आसानी से देख सकते हैं। तो हम इसमें जो प्याज की जड़ होती है सबसे आसानी से जिस अवस्था को देख सकते हैं उसको बोल सकते हैं हम मेटाफेज। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन जो हमारा सत्य है वो होता है कि संकुचनशील वलय का निर्माण और फ्राग्मोप्लास्ट का निर्माण। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि समसूत्री सूत्री मुख्यतः किस प्रोटीन से बना होता है। ये बना होता है हमारा एक्टोमायोसिन प्रोटीन से। ऑप्शन सी करेक्ट है। देन पूछा है कि प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। सर्वोत्तम पदार्थ होता है इसके अध्ययन के लिए मूल शीर्ष। उसके बाद पूछा है कि कोशिका चक्र में सही क्रम है। कोशिका चक्र में सही क्रम क्या होता है, हम सभी जानते हैं। ग्रोथ 1 फेज आएगा, देन हमारा आएगा सिंथेसिस फेज, ग्रोथ 2nd फेज एंड मेटाफेज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि यदि कोशिका चक्र के जीवन चरण में समसूत्री विभाजन प्रतिबंधित हो तो इस स्थिति को इस प्रकार जाना जाता है। इस स्थिति को हम किस प्रकार जानते हैं, G0 फेज, ठीक है, ये हमारा रेस्टिंग फेज होता है। देन पूछा है, कोशिका चक्र के एस चरण में क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में जो डीएनए की मात्रा है वो 2 गुनी हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यह एस चरण का हमारा एक मुख्य लक्षण है। देन दिया गया है कि कोशिका विभाजन का सबसे छोटा चरण है। कोशिका विभाजन का जो सबसे छोटा चरण होता है वो होता है हमारा प्रतीपावस्था यानी एनाफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद आता है हमारा मेटाफेज, देन एनाफेज। उसके बाद पूछा गया यहाँ पर साइक्लिन आश्रित प्रोटीन काइनेज के संबंध में
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है कि उनकी गतिविधि साइक्लिन द्वारा नियंत्रित होती है, ये सही है। वे कोशिका चक्र के माध्यम से कोशिकाओं की प्रगति में शामिल प्रोटीन की गतिविधि को बदल सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, सही नहीं है कौन सा, कि कोशिका चक्र के दौरान उनकी गतिविधि में उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है। देन पूछा है साइक्लिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साइक्लिन के संबंध में सही नहीं है कि वे कोशिका चक्र के दौरान सक्रिय और अपघटित होते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, गलत कथन पूछा है तो ये क्या है हमारा गलत कथन, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट। देखिए उसके बाद पूछा है कि यूबिक्विटिन क्या है। यूबिक्विटिन एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो प्रोटियोलिसिस के लिए किसी अन्य प्रोटीन को टैग करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है हमारा CDK2 और साइलिन E क्या कार्य करता है। इनका कार्य होता है हमारा जो हमारी G और S संक्रमण होता है, इनका कार्य यही होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कोशिका चक्र की किस अवस्था में DNA प्रतिकृति होती है। ये होती है हमारी S अवस्था में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नाम से ही पता चल रहा है S फेज यानी सिंथेसिस फेज, संश्लेषण अवस्था। देन दिया है साइक्लिन आश्रित काइनेज को कोशिका चक्र जांच बिंदुओं के माध्यम से प्रगति को नियंत्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्णतः सक्रिय होते हैं। ये सक्रिय होते हैं साइक्लिन के बंधन से, साथ ही CD के सक्रिय करने वाले प्रोटीन काइनेज द्वारा फॉस्फोराइलेशन से, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कोशिका चक्र के प्रत्येक चरण के अंत में उस चरण में CD केस को सक्रिय करने वाले साइक्लिन यहाँ पर दिया गया है कि किसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्रोटियोसोम में प्रोटियोलिसिस द्वारा अस्थिरीकरण द्वारा ये अपरिवर्तनीय रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है यदि कोशिका का DNA क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कोशिका चक्र किस कोशिका चक्र चेक पॉइंट पर रुक जाता है। तो ये रुकेगा हमारा GS चेक पॉइंट पर, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्न में से कौन अर्धसूत्री विभाजन में होता है लेकिन समसूत्री विभाजन में नहीं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में तो होता है हमारा क्या, मेटाफेज पट्टिका पर समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन, लेकिन समसूत्री विभाजन में नहीं होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है कि प्रोटीन काइनेज जो कोशिका चक्र में विभिन्न प्रोटीनों का फॉस्फोराइलेशन करता है वह है हमारा साइक्लिन आश्रित काइनेज, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ये हो चुके हैं हमारे यूनिट 4 के 41 क्वेश्चंस। ये जो हमारी यूनिट 4 है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए आप लोग देख चुके हैं और पार्ट बी को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।